जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 1 सितंबर 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आज किन किन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है चंद्रयान 5, भारत और जापान की चांद पर नई उड़ान। भारत कनाडा संबंध, रिश्तों में सुधार की नई उम्मीद, नए उच्चायुक्त नियुक्त। शिक्षा में कीर्तिमान, देश में शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ के पार। एशिया की अर्थव्यवस्था, सिंगापुर बना एशिया का सबसे अमीर देश। बांस में भारत, विविधता के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे समृद्ध देश भारत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं एक एक न्यूज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के माध्यम से। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत जो है 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। भारत जो है 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। तो इसको याद रखिएगा, चीन के बाद। बांस विविधता का मतलब क्या है? तो बांस विविधता का मतलब है किसी भी देश में बांस की कितनी अलग अलग किस्में या प्रजातियां पाई जाती है। तो बांस की प्रजातियों के मामले में चीन जो है दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत लगभग 136 प्रजातियों के साथ दूसरे स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में बांस की जितनी भी किस्में हैं उनमें से आधी से ज़्यादा सिर्फ चीन और भारत में पाई जाती है। भारत में बांस की सबसे ज़्यादा विविधता उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर आदि में देखने को मिलती है। जहां भारत एशिया में दूसरे स्थान पर है, वहीं लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील बांस की विविधता के मामले में सबसे आगे है। भारत सरकार ने बांस की खेती और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन यानी कि नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य बांस को लकड़ी और प्लास्टिक के एक अस्थायी विकल्प के रूप में जो है स्थापित करना है। बांस उद्योग में भी चीन दुनिया का नेतृत्व करता है, जिसके बाद भारत का स्थान आता है। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दिनेश के पटनायक को जो है किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखना है, कनाडा के। भारत सरकार जो है इसने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया है। ये है दिनेश के पटनायक, यहाँ पे देख सकते हैं। वह भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के 1990 बैच के एक अनुभवी अधिकारी है। इस नियुक्ति से पहले वह स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते थे। यह नियुक्ति जो है भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद जो है काफ़ी बढ़ गया था। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाने के बाद संबंध खराब हो गए थे। इसके बाद भारत ने अक्टूबर 2024 में अपने उच्चायुक्त को ओटावा से वापस बुला लिया था। अब दोनों देशों ने रिश्तों को सामान्य करने के लिए एक साथ अपने अपने उच्चायुक्तों की नियुक्ति की है। यह फैसला दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक के बाद आया। भारत की तरह ही कनाडा ने भी क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उच्चायुक्त क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल देशों में एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है, जबकि अन्य देशों में उन्हें राजदूत, दैट मीन्स की एम्बेसडर कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो है, इसके रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या पहली बार किस आंकड़े को जो है पार कर गई है। शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या पहली बार किस आंकड़े को पार कर गई है। तो इसको याद रखना है, 1 करोड़ का आंकड़ा ये जो है पार कर गई है। शिक्षा मंत्रालय जो है इसकी यूडीसी 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार जो है, यानी कि UDIAC प्लस के रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में पहली बार स्कूली शिक्षकों की कुल संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। यह रिपोर्ट जो है शिक्षा मंत्रालय का यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो है ये प्लेटफॉर्म जारी करता है, जो पूरे देश में स्कूलों से डेटा इकट्ठा करता है। 2024-25 में शिक्षकों की कुल संख्या
1,01,22,440 तक पहुंच गई। यह 2022-23 की तुलना में 6.7% की वृद्धि है। शिक्षकों की संख्या बढ़ने से छात्र शिक्षक के अनुपात जो है इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अब शिक्षकों पर छात्रों का बोझ कम होगा और वे हर बच्चे पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति में 30 छात्रों पर एक शिक्षक की सिफारिश की गई है। वर्तमान में यह अनुपात प्राइमरी स्तर पर 10:1 के और माध्यमिक स्तर पर 21:1 हो गया है, जो कि एक बड़ा सुधार है। कुल शिक्षकों में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी भी बढ़ करके 54.2% हो गई है, जो शिक्षक में लैंगिक समानता को दर्शाता है। एक तरफ जहां शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, वहीं स्कूलों में छात्रों का कुल नामांकन घट करके 24.68 करोड़ रह गया है। अधिकारियों के अनुसार इसका मुख्य कारण जन्म दर में कमी आना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2025 के आंकड़ों के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कैपिटा के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के 2025 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दैट मीन्स की जीडीपी पर कैपिटा के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। प्रति व्यक्ति जीडीपी जो होता है इसका मतलब है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, इसे किसी देश के नागरिकों की आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर एशिया का सबसे अमीर देश है। 2025 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है $156,755 होने का जो है अनुमान है, जो इसे न केवल एशिया में बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक बनाता है। कई अमीर देशों के विपरीत सिंगापुर की समृद्धि तेल या प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित नहीं है। इसकी सफलता का श्रेय वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उच्च तकनीकी विनिर्माण और नवाचार को जाता है। सिंगापुर की उपलब्धि के पीछे इसका मुख्य कारण है मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, व्यापार अनुकूल नीतियां और कम टैक्स, विश्व स्तरीय बंदरगाह और वैश्विक व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थिति। इस सूची में सिंगापुर के बाद कतर जो है $121,605, ब्रुनेई $95,758 और संयुक्त अरब अमीरात जो है $81,676 जैसे देश आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल और गैस पर निर्भर है। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $12,132 अनुमानित है। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखना है, जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान की। यह मिशन जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त प्रयास है। इस संयुक्त मिशन को ल्यूपेक्स दैट मीन्स की ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उन हिस्सों की खोज करना है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। वैज्ञानिक यहां पानी और अन्य मूल्यवान तत्वों के भंडार का पता लगाएंगे जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस मिशन में जापान अपनी तकनीक का प्रदर्शन करते हुए जाक्सा के H3 रॉकेट से इसे लॉन्च करेगा। इस रॉकेट में इसरो द्वारा बनाया गया एक लैंडर होगा और उस लैंडर के अंदर जापान द्वारा बनाया गया एक रोवर होगा। लैंडर बनाने के अलावा इसरो के कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी विकसित करेगा जो चंद्रमा की सतह पर जो है मौजूद तत्वों का सीधे विश्लेषण करेंगे। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। यह चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला बड़ा कदम है जो चंद्रमा के रहस्यों और गहराई से समझने में मदद करेगा। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।